हेलो दोस्तों, मैं रणजीत सेवता आपका मनन चौधरी क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम जो बीएससी सेकेंड ईयर पढ़ रहे हैं उसका आज हम अगला पार्ट पढ़ेंगे। ये जो हम पढ़ रहे हैं अभी, तो हम अभी जो है यूनिट थर्ड पढ़ रहे हैं। वो किस बुक की पढ़ रहे हैं? वो पढ़ रहे हैं डिफरेंशियल इक्वेशन नामक बुक की। तो अब इसमें हमने जो पिछले वाले पार्ट में पढ़ा, हम उस पार्ट से हमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है। उस पार्ट में हमने दो मेथड पढ़े, उन दोनों मेथड में से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम इस पार्ट में दो मेथड पढ़ेंगे। इस पार्ट में एक पढ़ेंगे और इस पार्ट का जो अगला पार्ट है वो उसमें हम दूसरा मेथड पढ़ेंगे। वो मैं आपको आगे उपलब्ध करवा दूंगा। तो इस पार्ट से हमें 4 नंबर का पूछा जाता है। जैसे इसमें दो मेथड है, एक मेथड आज करेंगे, एक मेथड कल करेंगे। तो इस मेथड से, इन दोनों मेथड में से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो 4 नंबर का पूछा जाता है। तो टोटल यूनिट कितने नंबर की आती है? टोटल यूनिट जो है 8 नंबर की आती है। और हमारा इसी प्रकार हमारे पेपर में 5 यूनिट आती है। उन 5 यूनिटों में प्रत्येक यूनिट 8 नंबर की होती है, तो हमारा टोटल पेपर जो है वो 40 नंबर का आता है। उस 40 नंबर में से हमें मिनिमम मार्क्स है 43 नंबर चाहिए होते हैं। तो 43 नंबर हमें टोटल जो हमारा है, 40 नंबर का एक पेपर आता है। इस प्रकार तीन पेपर आते हैं। तो हमारे जो है कितने नंबर के, 120 नंबर का जो टोटल पेपर हुआ मैथ का, उसमें से हमें 43 नंबर चाहिए होते हैं। जैसे पर्टिकुलर पेपर के मिनिमम मार्क्स नहीं हो सकते, क्योंकि किसी एक पेपर में कम और किसी एक पेपर में ज़्यादा होने पर, किसी पेपर में यदि आपके 0 भी मार्क्स है लेकिन आप दोनों पेपर में 43 और दूसरे जो दो पेपर हैं उनमें 43 बना लेते हैं, तो आप पास तो बिल्कुल हो जाते हो। तो इसलिए वैसे अगर मैं रेशियो आपको बताऊं तो 14 14 और 15 नंबर, यानी 43 नंबर टोटल। ठीक है। तो चलो अब हम आज जो है युगपत अवकल समीकरण पढ़ेंगे हैं। तो आज हम युगपत अवकल समीकरण का पहला मेथड पढ़ेंगे और दूसरा मेथड हम जो अगला सेशन है उसमें पढ़ेंगे। तो इसमें सिमुल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ेंगे। तो इसका जो है मैं आपको इसके 2 या 3 क्वेश्चन कराऊंगा। तो अलग अलग है। जैसे कुछ एक क्वेश्चन का थोड़ा जो इजी होता है और लास्ट में जाकर वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, तो उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे कि क्या किस प्रकार होता है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आज का ये है कि डी, देखो हल कीजिए लिखा हुआ आएगा। किसी भी क्वेश्चन में ऐसे कुछ भी नहीं लिखा हुआ आएगा कि ऐसे सॉल्व कीजिए या किस मेथड से सॉल्व कीजिए। तो डी एक्स अपॉन डी टी -7x+y इज इक्वल टू 0, dy अपॉन डी टी -2x-5y इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसको हम जो है पहले इजी फॉर्म में बनाएंगे और उसके बाद में, तो अब हम इसको जो है डी की फॉर्म में बनाएंगे। तो डी की फॉर्म में बनाएंगे तो डी एक्स -7x+y इज इक्वल टू 0। और इसकी यदि मैं बात करूं तो -2x प्लस का डी वाई माइनस का 5y इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसमें से हम x कॉमन ले लेते हैं, तो d -7 ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल टू 0 समीकरण 1। और यदि इसकी बात करूं तो -2 प्लस d -5y इज इक्वल टू 0। ये होगा समीकरण नंबर 2। अब इसमें आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि अब हमारे पास ये दो अलग अलग समीकरण हैं, लेकिन यदि हम इसे एक समीकरण में कन्वर्ट कर ले तो हमारे पास वो जो मेथड था पीछे, उस मेथड से हम इसका शेप निकाल कर इसका जो है आंसर निकाला जा सकता है। तो अब इसको क्या है कि हम जैसे भी यदि कुछ इसमें जोड़ेंगे, गुणा कराएंगे और इन दोनों समीकरणों को जोड़कर या घटाकर एक ऐसी टर्म बनाएंगे जिससे हम इसको जो है अक्ष की फॉर्म में लेकर आ सके या वाई की फॉर्म में लेकर आ सके। ठीक है। तो यदि मैं आपको बताऊं कि इसको हम -2, समीकरण ए को -2 और समीकरण 2 को यदि हम d -7 से गुणा करा दे तो ये जो है पहली टर्म कट जाएगी और ओनली y में आ जाएगा। देखो अब आगे हम जब पढ़ेंगे तो वहाँ ओनली यहाँ 0 नहीं होकर और कोई जो है
टी की फॉर्म में या डब्ल्यू की फॉर्म में, कुछ भी हो सकता है, तो उन्हें भी सोल्व करना मैं आपको सिखाऊंगा। तो इसमें हम क्या करेंगे कि समीकरण एक को -2 नहीं ओनली 2 से तथा समीकरण 2 को D-7 से गुणा कराने पर, से गुणा करके जोड़ने पर, गुणा करके जोड़ने पर। ठीक है, हो गया। अब इसमें हम इतना करेंगे तो एक चीज आपको फिर और समझ में आई होगी कि यदि हम इसका करेंगे तो y का कैसे करेंगे। तो y का भी हम इसी प्रकार घटाकर जोड़कर करेंगे। तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहे। तो चलो उसको हम सोल्व करते हैं पहले। तो यदि हमें पहला जो हमारा समीकरण है इसको 2 से गुणा करेंगे, तो देखो मैं एक बार आपको ऊपर नीचे लिख के बता रहा हूँ। 2D-7x प्लस 2y इज इक्वल टू 0 माइनस 2D-7x प्लस D-5D-7y इज इक्वल टू 0। अब यदि हमारे पास जो है यहाँ यदि ये माइनस का चिन्ह नहीं होता ना, तो फिर हम क्या करते कि इसको इस प्रकार लिखते कि इसका चिन्ह चेंज कर देते। फिर चिन्ह चेंज कर देते तो पूरे समीकरण का एक का चिन्ह चेंज हो जाता। ठीक है, तो ये कट जाएगा। और वैसे हम अब इसे हम जोड़ लेंगे। तो क्या होगा कि D² माइनस 5 और 7 13D प्लस 35y प्लस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, D² माइनस 13D प्लस 37y इज इक्वल टू 0। अब हम इसका जो है सहायक समीकरण लेंगे, m निकाल लेंगे और फिर CF निकल जाएगा। तो CF से हमें y प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इसके बराबर में 0 है, अन्य कोई जो है हमारे पास चर नहीं है। तो सहायक समीकरण, ऑक्सिलरी इक्वेशन, ये सब मैंने आपको सिखाया अच्छी तरह पीछे। तो m² माइनस 13m प्लस 37 इक्वल टू 0। यदि m का मान हम निकालते हैं, एक गलती हो गई है, यहाँ 12 ही होगा। ठीक है, तो 12 माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस √12 का वर्ग करेंगे तो 144 और माइनस माइनस 4ac। 4a का मान 1 है, c का मान 37 है। ठीक है, तो 4 को यदि 37 से गुणा करेंगे तो 148। ठीक है, अपॉन 2a का मान हमारे पास 1 है, तो इसे हम लिखेंगे कि 6 प्लस माइनस, अब यहाँ अंदर माइनस के 4 बचेंगे, बाहर आएगा तो क्या आएगा 2 आयोटा। 2 आयोटा से 2 से 2 कट जाएगा और आयोटा। तो हमारा CF यानी y क्या होगा, y होगा कि e⁻6 किस में लेना है, x में ले ले। एक मिनट, अक्ष में नहीं लेंगे क्योंकि अक्ष का भी हमें मान निकालना है, तो हम इसे t में ले लेते हैं। अक्ष का यदि नहीं निकालना होता तो अक्ष में भी ले सकते थे, कोई बड़ी वो नहीं है, बात नहीं है, लेकिन हमें x का मान निकालना है। तो C1 cos x प्लस C2 sin x। यदि किसी बच्चे ने ओनली यही क्लास देखी है तो मैं उससे अनुरोध करूंगा कि जो हमने पीछे पढ़ाया है पहले वो देखे, जो हमने 2-3 यूनिट पढ़ा दिए वो यूनिट देखे, अन्यथा आपको समझ में नहीं आएगा कि हम क्या करवा रहे हैं। अब इसमें देखो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 समीकरण है, अब आपको ऊपर दिखाई नहीं दे रहे होंगे इसलिए मैं नीचे लिख देता हूँ समीकरण को।
डी माइनस 7x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, समीकरण फर्स्ट, माइनस 2x प्लस डी माइनस 5y इज इक्वल टू 0 हो गया। हाँ, समीकरण नंबर 2। अब देखो, यहाँ हमारे पास अक्ष निकालने के बहुत से तरीके हैं। अब यदि हम चाहें तो कितने भी तरीकों से अक्ष निकाला जा सकता है। देखो, अक्ष निकालने का तरीका है, यदि हम इसमें y का मान रख दें और d माइनस 7 है उसको भाग में भेज दें तो भी हम इसका जो है क्या निकाल सकते हैं, y निकाल सकते हैं। और यदि हम यहाँ अक्ष जो y का मान है यहाँ रख दे और इसके सापेक्ष हम इसे सोल्व कर लें तो भी हम इसका मान निकाल सकते हैं। और ये सब आपको सोल्व करना बिल्कुल आता ही है। मैं इतना मानता हूँ कि आपने इतना सब कुछ हमसे सीखा है। और अब अक्ष निकालने की है, और अक्ष यदि आप ऐसे नहीं निकालना चाहते हो और आप सोच रहे हो कि हम तो ऐसे निकालेंगे, क्या है कि इनमें ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है आगे जाकर और गलती होने के चांस भी ज़्यादा हो जाते हैं। तो हम इसे किस प्रकार करेंगे, हम इसे इस प्रकार करेंगे कि हमने जिस प्रकार अक्ष को हमने कैंसिल किया, इस प्रकार हम अब की बार y को कैंसिल करेंगे। तो इसमें हम ओनली ऊपर वाले को d माइनस 5 से गुणा कर देंगे। समीकरण 1 को d माइनस 5 से गुणा करके घटाने पर समीकरण 2 को घटाने पर तो d माइनस 5 d माइनस 7x प्लस d माइनस 5y इक्वल टू 0, ये हुआ माइनस 2x प्लस का d माइनस 5y इक्वल टू 0। चिन्ह चेंज कर देंगे तो प्लस माइनस, ये तो प्लस माइनस से कोई मतलब ही नहीं है इसको, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा हमारे पास। और ये बचा डी स्क्वायर माइनस 12d प्लस 35 ऑफ x प्लस 2x इक्वल टू 0। तो ये हुआ डी स्क्वायर माइनस 12d प्लस 37 x इक्वल टू 0। अब देखो, इसमें एक चीज आपको समझ में आई होगी कि बिल्कुल हमारे पास ऊपर जो है समीकरण भी ऐसा ही प्राप्त हुआ था y वाला, तो यहाँ से हम इसका जो है x का मान बिल्कुल डायरेक्ट लिख सकते हैं। वही मान आएगा कि t(c1), सॉरी कुछ गलती की है ऊपर, वो सुधार लेते हैं पहले, cos t होगा यहाँ और sin t होगा, ठीक है। c1 cos t प्लस c2 sin t, इसका मान तो बिल्कुल समान प्राप्त हुआ, लेकिन कुछ ही प्रश्नों का जो है मान समान प्राप्त नहीं होता है, तो उसके लिए कुछ हमें करना होता है और उसे हम पूरा सोल्व करते हैं जिस प्रकार हमने ऊपर वाले को सोल्व किया है, ठीक है। अब आज का दूसरा क्वेश्चन है हमारा, चलो मैं दूसरा क्वेश्चन लिखता हूँ। तो आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है वो इस प्रकार है, और इस क्वेश्चन में क्या है कि देखो, वहाँ हमारे पास बराबर में 0 दिया गया था, यहाँ हमारे पास बराबर में जो है कुछ ना कुछ चर दिया गया है। तो अब इसे हम किस प्रकार सोल्व करेंगे, हम पहले तो इसे साधारण फॉर्म में बनाएंगे। तो d प्लस 2x माइनस 3y इज इक्वल टू टी, समीकरण 1। ये हुआ माइनस 3x प्लस d प्लस 2y इज इक्वल टू e की पावर 2t, समीकरण 2। चलो, इतना सब कुछ आपको समझ में आया होगा, अपेक्षा करता हूँ। और अब इसमें देखो, कुछ हमने कुछ ज़्यादा जोड़ा नहीं, कुछ ज़्यादा घटाया नहीं। इसमें अब हम क्या करेंगे कि किसी एक जो या तो अक्ष की जो है अक्ष के गुणांक है उनको कैंसिल कर देंगे, या y के गुणांकों को कैंसिल करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे कि समीकरण 1 को यदि हमें समीकरण 1 को d प्लस 2 तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा करवा
कराने तथा दोनों को जोड़ देंगे। समीकरण 1 को d+2 तथा समीकरण 2 को 3 से गुणा कराते हैं तथा जोड़ देते हैं। पहले उन दोनों को इन दोनों से गुणा कराएंगे और फिर इन दोनों को जोड़ देंगे। तो गुणा किस प्रकार करेंगे कि d+2 का होल स्क्वायर माइनस 3d+2y = t। देखो, हाँ, अब एक चीज और बतानी है कि हम जो ऊपर गुणा करा रहे हैं वो टोटल समीकरण को गुणा होगा, ठीक है। तो d+2 को t से भी गुणा करवाना है, ठीक है। और यदि नीचे लिखूं मैं, तो नीचे हमारा समीकरण हुआ माइनस का 9x प्लस का 3d+2y 3e⁻²t। देखो, यहाँ भी 3 से गुणा करवाया है तो गुणा टोटल को करवाना है। और यदि अब इसको हम जोड़ते हैं तो ये तो कट जाएगा, और मैं यदि इसको लिखूं तो ये हुआ कि x है यहाँ पे, तो d² + 4d + 4 - 9 अब यदि इसका हम इसके सापेक्ष अवकलन हुआ ये तो t का यदि 1 के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो 1 + 2t + 3e⁻²t ये हमारे पास प्राप्त हुआ। अब इसको यदि d² + 4d - 5 = x प्लस 1 + 2t + 3e⁻²t। अब एक चीज इसमें समझ में आई होगी कि अब इसका यदि आप सॉल्यूशन निकाल लेते हो तो x तो हमारे पास, अब तो ये पुराने वाला क्वेश्चन बन चुका है जो हमने यूनिट सेकंड में पढ़ा था, बिल्कुल वैसा क्वेश्चन है ये। तो पहले इसे सोल्व करेंगे और इसका CF निकालेंगे, उसके बाद PI निकालेंगे, और इस प्रकार हम जो है इसका टोटल सॉल्यूशन निकालेंगे। तो सहायक समीकरण लेने पर सहायक समीकरण लेंगे तो m² + 4m होगा -5 = 0। तो m का देखो 2 मान प्राप्त होंगे, m² + 5m - 5 = 0। तो इसे हम इस प्रकार लिखेंगे कि m कॉमन ले लेते हैं तो m + 5 हो गया एक तो, और एक हो गया m - 5 m - 1 = 0। 2 हमारे पास प्राप्त हो चुके। अब हमारे पास m का मान हुआ कि -5 और 1, ठीक है। तो अब हमारा CF क्या होगा? अब हमारा CF क्या होगा कि CF = हमारे पास m का मान क्या प्राप्त हुआ कि एक तो 1 हुआ और एक -5 हुआ, तो हमारा CF हुआ C1e⁻t प्लस C2e⁻−5t। इतना आपको समझ में आया होगा। अब हमें PI निकालना है, P ऑफ I। यदि PI निकालते हैं तो हमारे पास समीकरण था d² + 4d - 5 और इक्वल क्या था, इक्वल था 1 + 2t + 3e⁻²t। इतना आपको समझ में आया। अब इसको हम अलग अलग कर लेते हैं, 1/, इसको d-1 और d+5 में लिख लेते हैं, और प्लस 2t के नीचे ऐसा है जैसा ही लिख लेते हैं। ये क्यों लिख रहे हैं आपको बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, क्योंकि इनका अलग अलग जो सॉल्यूशन है अलग अलग प्रकार से होता है, तो अलग अलग मेथड्स के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। तो प्लस 3e⁻²t अपॉन d-1 और d+5 में लिख लेते हैं। अब यहाँ हम e⁻0 मानते हैं, e⁻0t मान लेते हैं, e⁻0t का मान 1 होगा, तो यहाँ 0 0, तो हमारे पास माइनस का 1/5 प्राप्त हो गया प्लस। अब इसमें से हम -5 हम इसमें से कॉमन लेंगे तो 1/, ये भी माइनस का हो गया। और यदि मैं आपको जैसे बताना चाहूँ कि किस प्रकार किया है, तो हमने इसमें से कॉमन लिया है -5, तो
डी स्क्वायर प्लस 4d/5, ठीक है। यहाँ 2t है, ऊपर 2t, ठीक है, प्लस यदि यहाँ 2t हम 2 का इसमें यदि मान रखते हैं और इसका मान 0 प्राप्त नहीं होता है हर का, तो फिर हमारा जो है सॉल्यूशन सही होता है। यदि 0 प्राप्त होता तो हम इसे दूसरे मेथड से करते, इसे अलग अलग करते, किसी भी प्रकार करते, लेकिन अलग मेथड से करते, ठीक है। और 0 कब प्राप्त होता? जब यहाँ या तो 1t होता या 5t होता, या -5t होता, सॉरी 5t नहीं, -5t। तो यहाँ इसका मान रखिए कितना, e⁻2t/2 रखेंगे तो 2 - 1 और 2 + 7, तो हमारा 7 मान प्राप्त हुआ, सॉरी 7 मान प्राप्त हुआ। और इसको यदि -1/5 और माइनस का 2/5, अब यदि इसको ऊपर ले जाएं तो माइनस, ये इनवर्स में हो जाएगा, और इसे खोलेंगे तो d² + 4d + 5, एक टर्म तक ही खोलेंगे क्योंकि हमारे पास ओनली t है। यदि t² होता तो 2 टर्म खोलते, यदि t³ होता तो 3 टर्म खोलते, तो माइनस का 1/5 माइनस का 2/5, तो ये हुआ t प्लस, इसमें तो 0 हो जाएगा और इसमें यदि करेंगे तो 4/5 प्राप्त होगा, सॉरी हाँ सही है बिल्कुल, प्लस 3/4 e⁻2t माइनस का 1/5, और इसे अलग अलग ही कर लेते हैं ताकि जो आंसर टोटल लिख सके वो अलग अलग लिखे, प्लस सॉरी माइनस 8/25 और प्लस 3/7 e⁻2t है। तो अब हमारे पास इसका मान, यदि टोटल हम इसका मान देखें तो ये हमारे पास हुआ कि माइनस का 2/5t प्लस माइनस 13/25 प्लस 3/7 e⁻2t, ये हमारे पास प्राप्त हुआ। अब हम क्या निकाल रहे थे, किसका मान हमने पहले निकाला, हमने x का मान सबसे पहले निकाला, x = c a + b है, था हमारा c1 e⁻t प्लस c2 e⁻5t माइनस 2/5t माइनस 13/25 प्लस 3/7 e⁻2t, ठीक है। अब x प्राप्त हो गया, अब हमें y भी निकालना है, तो y निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें देखो कुछ है कि हमारा जो है माइंड का यूज करना है हमें, कि ऐसा हम यदि कोई चीज बनाए, कि ऐसी चीज बनाए जिससे ये इजीली सोल्व हो सके, ज्यादा से ज्यादा हमेशा सोच सकते हैं। और जैसे आप इस प्रकार की क्वेश्चन करोगे तो आपके माइंड में ऐसी ही ज्यादा, हमें 2 ही समीकरण लाने, एक x के लिए एक y के लिए, ठीक है, वो किसी भी प्रकार से आए वो कोई नहीं है, लेकिन हमें 2 समीकरण चाहिए होते हैं, जिसमें हमें इस मेथड का भी ज़्यादा उपयोग करना रहता है, क्योंकि किसी और मेथड से ये होते नहीं है, इसलिए इसी मेथड का जो हमें प्रयोग करना है। तो हम पहले क्या करेंगे, इसको इक्वेशन दे देंगे, इक्वेशन कितना देंगे, इक्वेशन हमें इसे देंगे 3 दे देते हैं, क्योंकि 1 और 2 हमने दे दिया, 3 दे देते हैं, तो 3 दे देते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमारा एक समीकरण था पहला, तो उस समीकरण को हम किस प्रकार लिख रहे थे कि d + 2x - 3y = t, d + 2x - 3y = t। इसको देख के आपको ऐसा दिमाग में आ रहा है कि यदि हमारे पास dx हो तो बिल्कुल ये इजी तरीके से सोल्व हो जाएगा, इजी हो जाएगा। तो हम पहले dx निकालेंगे, dx क्या है, x के सापेक्ष अवकलन करना है हमें, t के सापेक्ष अवकलन करना है, तो c1 e⁻t का तो e⁻t हो जाएगा, प्लस c2 तो ये माइनस का 5 हो जाएगा, और c2 e⁻−5t अवकलन कर रहे हैं 2/5, और इसका मान तो 0 ही हो जाएगा, और प्लस 3/6, क्योंकि 2 कॉमन आ जाएगा ऊपर से, जो है e⁻2t का जब अवकलन करेंगे तो अब हमारे पास dx प्राप्त हो चुका। अब हम इस dx का मान इसमें रखेंगे, और 2x का मान भी हमारे पास है, तो हम इसमें रखेंगे कि
3y इक्वल्स टू, पहले तो इसे सिंपल कर लेंगे, dx प्लस 2x माइनस टी। ठीक है, तो 3y इक्वल्स टू dx है c1 e की पावर t माइनस 5c2 e की पावर माइनस 5t प्लस 6/7 e की पावर 2t माइनस 2/5। अब प्लस 2x से 2 से गुणा करा देंगे, प्लस 2x निकालेंगे तो 2c1 e की पावर t प्लस 2c2 e की पावर माइनस 5t माइनस का 4/5t माइनस का 26/25 प्लस यहाँ और लिख रहा हूँ मैं 6/7 को 12 हो जाएगा ये तो, e की पावर 6 ही होगा क्योंकि 2 से ही गुणा करा रहे हैं, 2t और माइनस का t, इतना है। अब देखो इससे मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ, आपके पास, आपको यदि नहीं समझ में आया तो अब में सोल्व कर लीजिएगा। तो इसका होगा 3c1 e की पावर t माइनस 3c2 e की पावर माइनस 5t प्लस 12/7 e की पावर 2t माइनस 9/5t माइनस 36/25। अब इससे 3 काटना है तो हमारे पास हो गया y का मान कि c1 e की पावर t माइनस c2 e की पावर माइनस 5t प्लस 4/7 e की पावर 2t माइनस 3/5t माइनस 12/25। तो ये इसका टोटल आंसर हुआ। तो यदि कोई बच्चा नया आया चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करे, लाइक करे, शेयर करे, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करो, ताकि जो है जो अन्य छात्र हैं वो भी इसको देख सके और पढ़ सके। और मैं क्वेश्चन आपको एक और करवाना चाहता था लेकिन जो समय है वो नहीं है, इसलिए इतना ही करेंगे और आगे का जो पार्ट है वो मिल जाएगा आपको। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।